नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार चाहती है कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और मजबूत बने। उन्होंने महिला आरक्षण और प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी जोर दिया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। कारणों से इस देश ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेला है। उस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भविष्य में कभी ना आने पाए, इसलिए एक सजग नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने उन राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजहबी आरक्षण का विरोध करती है और हम उस बात के भी पक्षधर हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार और उनका हक हर हाल में मिलना चाहिए। इसमें कोई भी संदेह कहीं नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मंशा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन विधेयक के माध्यम से जो सामने आया है कि आपने उसकी आड़ में नारी शक्ति को मिलने वाले नीति निर्धारण में उनके अधिकारों से उनको वंचित करने में आधार क्या बनाया? आधार बनाया मजहबी आरक्षण को, कि मुस्लिम आबादी के अनुरूप उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रति इससे बड़ा द्रोह कुछ नहीं हो सकता और आपके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिन विश्वविद्यालयों में लोगों का पीरियड समाप्त हो गया है, उसमें आपको अवगत करते हैं, हम प्रस्ताव कर देंगे कि उसमें उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। माननीय इसमें एक प्रस्ताव जो है खासतौर से महिला सशक्तिकरण में एक मैं रखना चाहता हूं। हम महिलाओं की सशक्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और जब तक नारी शक्ति को नीति निर्माण में उनका उचित एवं संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, हम इस विषय पर नारी सशक्तिकरण विरोधियों की निंदा और विरोध दर्ज कराते रहेंगे। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में बाधा बने कांग्रेस, सपा एवं इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नारी सशक्तिकरण विरोधी आचरण का यह सदन निंदा करता है। इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय, मैं अध विरोध करता हूं। जो आप निंदा का प्रस्ताव लाए हैं, ये मैं इसका विरोध करता हूं, अध निंदा करता हूं। प्रस्ताव दीजिए तो गलत प्रस्ताव है। आप नारी सशक्तिकरण पर आप नारी सशक्तिकरण पर लाए, नहीं चलेगा। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य नहीं प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा कि ये हम महिलाओं के सशक्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और जब तक नारी शक्ति को नीति निर्माण में उसका उचित एवं संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, हम इस विषय पर नारी सशक्तिकरण विरोधियों की निंदा और विरोध दर्ज कराते हैं। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में बाधा बने कांग्रेस, सपा एवं इंडी गठबंधन के सभी दलों के नारी सशक्तिकरण विरोधी आचरण की ये सदन निंदा करता है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की बहुत ज्यादा संख्या है, इसीलिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं। राष्ट्रगान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाया, जबकि विपक्ष ने इनका मजाक उड़ाया।
सीएम योगी ने कहा कि अब वही दल 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस काउंट और इसके साथ शहबानो मामले का भी जिक्र करते हुए विपक्ष से महिलाओं के प्रति पुराने रवैये पर माफी मांगने को कहा। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी। आप लोग कुछ नहीं कर पाए, और मैं कह सकता हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है। नारी गरिमा की रक्षा भी हुई। नहीं तो होता क्या था? होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी। शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी, और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। आप लोग बात करते हैं, याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके
साहबानों को भी न्याय दिया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो साहबानों वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तब भी इस 3 तलाकी कुप्रथा का समर्थन किया था। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे। और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। आलोक सिंह को प्रमोशन देकर पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये पद नीरा रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। आलोक सिंह के डीजी बनने से पुलिस विभाग में जिम्मेदारियों का नया बंटवारा होगा। माना जा रहा है कि विभागीय कामकाज में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और ये पदोन्नति पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अहम मानी जा रही है। इससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो 1995 के बैच आईपीएस अधिकारी है। आखिरकार कौन है आलोक सिंह, वो बता रहे हैं मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इसके साथ सोनभद्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान में भूमिका उनकी रही है। तो मेरठ में ट्रिपल मर्डर केस सुलझाने में अहम योगदान उनका रहा। 2020 में नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बने। आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाने भी जाते हैं। तो कौन है आलोक सिंह? लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 1995 में और मूल रूप से अलीगढ़ के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है। सोनभद्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान में इनकी खास भूमिका रही है। तो 2020 में नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बने और आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं
और सोनभद्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान में इनकी खास भूमिका रही है। तो मेरठ में ट्रिपल मर्डर केस सुलझाने में अहम योगदान इनका रहा। 2020 की बात करें तो नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह बने। तो आधुनिक और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए खास जाने जाते हैं आलोक सिंह। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर चंदौली के मुगल सराय जीटी रोड पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाए। मछली मंडी से सपा कार्यालय तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने टिन शेड, स्थायी दुकानें और इसके साथ अन्य अवैध ढांचे हटाए गए। ये कार्रवाई एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में नगर पालिका पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम की मौजूदगी में हुई है। सुबह से ही जेसीबी मशीनों के जरिए अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही कई लोगों ने खुद ही सामान हटा लिया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत किया, जाम से राहत की उम्मीद जताई। प्रशासन ने आगे भी अभियान जारी रखने की चेतावनी भी दी है। तो चंदौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया है। मुगल सराय जीटी रोड पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि मछली मंडी से सपा कार्यालय तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने टीन शेड, अस्थायी दुकानें और अन्य अवैध ढांचे हटाए गए। ये कार्रवाई एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में नगर पालिका पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम की मौजूदगी में हुई है। सुबह से ही जेसीबी मशीन के जरिए अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने खुद ही सामान हटाया और ये भी जानकारी सामने आई कि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत भी किया है, जाम से राहत की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही प्रशासन ने आगे भी अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत एक्शन की साहब ने मार्किंग की थी। उन्होंने थाने से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की थी। हम लोग यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई चल रही है और लोगों को नोटिस दी गई थी। जी नोटिस दिया गया है। रूट मार्च के दौरान उनको बताया भी गया है, अवगत कराया गया है। सीतापुर में रंपा महल को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर के ताले तोड़े गए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद नगर पालिका ने अपने ताले लगाकर भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कब्जा खाली कराने के लिए 8 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था और लगभग 4 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली। कार्रवाई के दौरान ही सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका और इसके साथ ईओ और पुलिस बल मौजूद रहा। यहीं पर आपको बता दें कि रंपा महल के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के दस्तावेज देखे बिना जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। तो सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई का एक मामला सामने आया। रंपा महल को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर के ताले तोड़े गए। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी तक कराई गई। इसके बाद नगर पालिका ने अपने ताले लगाकर भवन को सील कर दिया। ये भी बताया गया कि कब्जा खाली कराने के लिए 8 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था और लगभग 4 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका ईओ और पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं पर रंपा महल के वकील ने ये आरोप लगाया, हाई कोर्ट के दस्तावेज देखे बिना जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। तो रंपा महल पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही प्रशासन ने परिसर सील भी किया है, ताले तोड़कर वीडियोग्राफी की है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने अपना ताला भी यहां पर लगा दिया है। वहीं पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कानपुर पुलिस ने 125 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी जीएसटी फर्म के नाम पर खाते खुलवाकर डिजिटल अरेस्ट और इसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करता था। शिकायत आने पर बैंक कर्मचारी रकम निकालकर खाते बंद कर देते थे ताकि जांच जो है पुलिस जांच ना कर सके। और इसके साथ ही जांच में आपको बताते चले कि 53 करोड़ 66 करोड़
और इसके साथ 5 करोड़ रुपए के बड़े ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। नवी मुंबई में भी इस गिरोह का द्वारा ही बताया भी गया कि 58 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, जहां पर पुलिस ने आरोपियों से 9 मोबाइल फोन बरामद किए। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में अपराधी बताए जा रहे हैं। बैंक के एम्प्लॉय भी इसमें मिले हुए हैं और बैंक के एम्प्लॉय क्या करते हैं कि जैसे ही उसमें पैसा खाते में पैसा आ गया और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसमें रिक्वेस्ट भेजती हैं कि इसको पैसा होल्ड लगा दीजिए, इमीडिएटली ये जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें फर्दर ट्रांजेक्शन मत करो और कैश विड्रॉल करा दो। बैंक वाले मॉनिटर करते हैं कि जैसे ही हमने कंप्लेन लगाई, भाई केस खोला और हमने होल्ड के लिए कंप्लेन लगाते बैंक में, तो बैंक वाले एम्प्लॉय जो ये मिले हुए हैं तुरंत फोन कर देते हैं कि भाई तुम पे ये होल्ड लगने वाला, तुम पैसा विड्रॉ करो और इस खाते में और पैसा मत डालो। ये इन्फॉर्मर और हेल्पर, ठीक है, इनको कट मिलता है। जो हम लोग रेड्स चल रही है कनेक्टेड है, सारे के सारे केसेस। जीएसटी फर्म कनेक्टेड है, साइबर फ्रॉड का डिजिटल फ्रॉड कनेक्टेड है, म्यूल अकाउंट कनेक्टेड है, फर्जी सिम और फर्जी जो है उसका इस्तेमाल करना, फर्जी जीएसटी का बना, ये सब इंटरलिंक्ड है और हवाला इसमें इंटरलिंक्ड है कि वो पैसा साइबर से डिजिटल फ्रॉड का पैसा जितना भी भारी अमाउंट का पैसा है ये विड्रॉ हुआ, बैंक से विड्रॉ हुआ और इमीडिएट कहाँ चला गया, उसके हवाला के थ्रू रिस्पेक्टिव प्लेस है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ, तो उस उन जगहों पर वो पैसा चला जाता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। नोएडा के सेक्टर 8 में बारिश और ओलों के कारण सड़कें भीग गई, जिससे कि लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही नोएडा के 62 में ओले गिरे और इसके साथ लोगों को गर्मी में राहत मिली। इस बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर हापुड़ में भी मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे कि पूरा शहर तर हो गया। आपको बता दें कि आसमान में घने बादल से दिन में अंधेरे जैसा माहौल देखने को मिला और वाहनों को लाइट और डीपर का उपयोग करना पड़ा। वहीं पर उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ जगह जलभराव की आशंका भी बनी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, हापुड़ से। नोएडा में जहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली, इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हापुड़ में तेज बारिश शुरू हुई। लोगों को गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है, ठंडक का एहसास हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के कारण लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर देखने को मिली है। वहीं पर आपको बताएं कि लोग गर्मी के कारण काफी ज्यादा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब बारिश के कारण राहत मिली। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।